हेलो एंड वेलकम। सो लास्ट पार्ट में हमने फिज़िक्स के सेकंड पार्ट को कवर किया था। उसमें अब हम इलेक्ट्रिक करंट से लेके लास्ट के 2-3 पेजेस हैं उसे कवर कर लेंगे अच्छे से। बट उससे पहले 2-3 बातें हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पूछ रहे हैं, कुछ कमेंट्स आई थी या कुछ रिप्लाइज आए थे मेरे पास कि यूपी स्पेशल जो मैंने कराने को वादा किया था या फिर कहा था वो मैं कब कराऊंगा। सो बेसिकली है क्या, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में मेरा 16 से लेके 27 तक एकेडमिक्स की परीक्षा है। सो वहाँ पर मैं बिज़ी रहूँगा। आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन बागपत में। अगर कोई बागपत में हो, अगर मिलने चाह रहा हो तो मुझे डीएम कर सकता है। इसके अलावा मैंने, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली बेड रिडन नाउ फ्रॉम पास्ट फ्यू वीक्स, सो आई आस्क्ड माई ब्रदर और कज़न टू complete दिस नोट्स पार्ट ऑफ यूपी स्पेशल। ओके, सो इसको हम बाद में ही करेंगे जब बीएड कम या जिसके एग्ज़ाम में देने जा रहा हूँ वो एग्ज़ाम दे लूँ, उसके बाद हम कवर करेंगे। बट उससे पहले 15 तक बायो कंप्लीट करवा दी जाएगी एंड उसी के बाद हम करंट अफेयर्स की क्लासेस पैरेलल कवर कर लेंगे। सो जो करंट अफेयर अप्रैल का कवर होना था वो भी हो जाएगा एंड जो बायो होगी वो भी हो जाएगी। साथ ही साथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के इसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस बचेंगे, पीवाईक्यूज पार्ट, उसको भी हम फटाफट कवर कर लेंगे ना। शुरू करते हैं इस वीडियो में। सो इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। सो देखो, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे। सब कुछ करने से बेटर था मैंने पीवाईक्यूज को ही कंपाइल करके दे दिया है। मैं उसे जस्ट समझाता रहा हूँ, आप उसे एज इट इज़ पढ़ लेना एक बार। सो आप मीटर देखते हो, आपके घर में इलेक्ट्रिकल मीटर होगा, उसमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स कैसे निकालते हैं। सो जितना भी वॉट होता है इनटू आवर्स अपॉन 1000, दिस इज़ द फॉर्मूला। एंड वॉट जो होता है, वॉट इक्वल्स टू वोल्ट इंटू एम्पियर। ठीक है, वोल्टेज इंटू करंट ऐसे मान सकते हो। सो वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू आवर्स, और ये 1000 से डिवाइड कर दो उसे। फिर इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एज़ पर वॉट होता है, एज़ पर ओम यानी कि रेजिस्टेंस नहीं होता, एज़ पर वोल्टेज नहीं होता, एज़ पर एम्पियर नहीं होता। इसको लिख देता हूँ मैं एक बार, इट इज़ ओम। ओके, इफ सिंबल होता है ना ओम का, ओम इज़ फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, वहीं पर ओम मीटर की बात आएगी ना, सो वो होगा रेजिस्टिविटी, दोनों में अंतर है। फिर ये वी से वोल्टेज, ए से एम्पियर, यानी एम्पियर की कौन किसकी यूनिट है, करंट की। सो इन तीनों से इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन पे फ़र्क नहीं पड़ता, किससे पड़ता है, वॉट से। दो इलेक्ट्रिकल बल्ब है, ओके, बट एक जो है बल्ब वो ज़्यादा ग्लो करता है। सो उसका रीज़न क्या है, जो जो डिम है ना उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, सिंपल बेसिक पीवाईक्यू था, मैंने जस्ट नोट कर दिया है। अगर पैरेलल सर्किट्स हैं तो दो बल्ब विल गिव मैक्सिमम लाइट। सी, अगर कोई सर्किट है, फॉर एग्जांपल ये बल्ब है, ये बैटरी है, एंड यहाँ से एक बल्ब ये कनेक्ट हो गया एंड दूसरा बल्ब ये कनेक्ट हो गया। सो आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया होगा 11th क्लास या 12th क्लास की फिज़िक्स का, तो आप समझ सकते हो ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, सीरीज़ में जो पहले मिल जाएगा बल्ब ये ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, और ये वाला जो बल्ब होगा ये बाद वाला ये कम ग्लो करेगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट पैरेलल सर्किट्स ना, जैसे कि ये वाला सर्किट जो पैरेलल है, एक तो बल्ब ये हो गया एंड दूसरा बल्ब ये मान लो ये हो गया। इस सर्किट में क्या होता है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है। सो ये वाला बल्ब और ये वाला बल्ब, दोनों बल्ब इक्वली एक ही साथ एक ही बराबर ग्लो करेंगे। ठीक है, नाउ इन पैरेलल सर्किट्स टू बल्ब विल, ओके हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मोशंस होते हैं, ठीक है, सो हीट लॉस नहीं होता। ठीक है, नाउ डायनेमो एंड मोटर की बात करते हैं। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल, मोटर वर्किंग ऑन लो वोल्टेज बर्न्स बिकॉज, देखो कोई भी मोटर होगी अगर वो लो वोल्टेज पे उसे चलाओगे तो वो जल जाती है, बर्न हो जाती है। क्यों, बिकॉज इट ड्रॉज मोर करंट विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है, अभी ये पीवाईक्यू था एज इट इज़। Faraday constant is a universal constant. सिंपल, जो बल्ब का फिलामेंट होता है
ठीक है, वो टंगस्टन और सोडियम एलॉय से मिलके बना होता है। ठीक है, फिलामेंट मतलब फॉर एग्जांपल ये बल्ब होता है हमारा। ठीक है, बल्ब के अंदर ये घुमा घुमा हल्का हल्का लगता है, दिस इज फिलामेंट। ओके, ये फिलामेंट किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है और सोडियम एलॉय का बना होता है, इन दोनों के एलॉय का बना होता है। एंड ये जो सोडियम है ना, इसी सोडियम की प्रेजेंस की वजह से ये फिलामेंट पीला पीला हो जाता है जब जलता है बल्ब। जो पुराने ज़माने में पहले जो बल्ब आते थे जो हीट एमिट करते थे, उन बल्ब की बात कर रहा हूँ, एलईडीज़ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। जब वो जलता है, ग्लो करता है, तो वो येलो कलर का ग्लो करता है। इट इज़ ऑल्सो इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सोडियम। ठीक है, वायर्स की बात करते हैं। जो वायर है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, हाई टेम्परेचर पे जाके मेल्ट हो सकता है। यस, ठीक है, दोनों सही है। तीसरा, बल्ब कैन नॉट बी इवैक्यूएटेड कम्प्लीटली। ठीक है, ये भी तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, इसीलिए इन तीनों ऑप्शंस की वजह से जो बल्ब था उसकी लाइफ स्पैन छोटी थी। ठीक, इसीलिए बाद में एलईडीज़ आई जो कि हीट एमिट नहीं करती, ओनली लाइट एमिट करती हैं। इसलिए क्या होता है, एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है ना। एंड जो बल्ब होता है उसके अंदर का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 1500 से 5000 डिग्री सेल्सियस। सो आप देख सकते हो कितना हाई टेम्परेचर है ये। नाउ करंट फ्लो ओनली इफ देयर इज, ओनली इफ है ये, करंट फ्लो ओनली इफ देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ बेसिक सा फंडा है, आपने देखा था हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा विंड का फ्लो, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ऐसे ही अगर मैं कोई इंक्लाइंड प्लेन बना दूँ तो जो हाइट ज़्यादा होगी जिसकी, यहाँ पर बॉल है तो लो हाइट पे जाएगी, हाइट ज़्यादा है यहाँ पर लो हाइट है। सिमिलरली वोल्टेज के केस में भी जहाँ पर हाई वोल्टेज होगा वहाँ से लो वोल्टेज का जाएगा। ये दुनिया का नियम मान के चल सकते हो आप कि जो ऊंची चीज़ है वहाँ से नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, सिमिलरली जो करंट फ्लो तब होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बेसिकली दो वोल्टेज हैं। ठीक है, बेसिकली प्रेशर, इसे एग्जांपल से समझाता हूँ। हाई प्रेशर माइनस लो प्रेशर, या फिर हाई प्रेशर अगर मान लो ये कुछ प्रेशर की कंडीशंस मान लो, ये ग्राफ मान लो, ये एक प्रेशर का कंडीशन है, ये हाई प्रेशर है, यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर है। ये जो हाई प्रेशर लो प्रेशर है, ये जो बनेगा ना, ये प्रेशर डिफरेंस बनेगा। इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होगा। जैसे सपोज करो कुछ ऐसा है रेक्टेंगल, यहाँ पर भी प्रेशर मान लो 2 बार है एंड यहाँ पर भी प्रेशर मान लो 2 बार है। क्या है इसमें कोई प्रेशर डिफरेंस है? प्रेशर डिफरेंस 0 है। सिमिलर केस में अगर एक हाई वोल्टेज है वो भी 2 वोल्ट का है, दूसरा हाई वोल्टेज भी 2 वोल्ट का है, तो इनका जो डिफरेंस होगा ना वो 0 वोल्ट होगा। इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ना वो नहीं होगा। बट पोटेंशियल डिफरेंस होने के लिए क्या कंडीशन है? अनइवन। ओके, वही ये कहना चाह रहा है कि करंट फ्लो तभी होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। करंट फ्लो कहाँ से होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। फ्यूज शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। जो भी इलेक्ट्रिकल फ्यूज़, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मीटर के साथ साथ आप लगाते हो, ठीक है, या फिर कोई बड़ा अप्लाइंस है एसी वगैरह तो उसमें भी लगाए जाते हैं। उसमें एक कंडीशन होती है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, नाउ डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है पैरेलल सर्किट्स में होती है। ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लो ये सीरीज सर्किट में कर देंगे 2 बल्ब, तो एक बल्ब ज़्यादा जल रहा है, एक बल्ब कम जल रहा है। ऐसा नहीं चाहिए ना, हमें सारे बल्ब बराबर जलाने हैं। इसलिए जो भी डोमेस्टिक वायरिंग होती है वो सब पैरेलल सर्किट्स में होती है। अब वायर्स के कलर्स क्या इंडिकेट करते हैं? लाल रंग का वायर जो होता है वो लाइव वायर कहते हैं, ग्रीन कलर का वायर को अर्थ वायर कहते हैं, ब्लैक वाले को न्यूट्रल वायर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना है? 10 की पावर 4 ओम। नाउ दिस सिंबल इज ओम। ओके, रेजिस्टेंस कितना है? 10 की पावर 4, यानी 1 2 3 4 10,000 ओम। सी एफ एल को फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स। CFL इज कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ठीक है, नाउ अगर हम बल्ब के कंपैरिजन में बात करें, जो CFL हमारी ट्यूबलाइट जो होती है, CFL लैम्प जो होते हैं वो 75% लेस एनर्जी
कंजम्पशन करते हैं, तो सिंपल सी बात है, याद रख लेना। एलईडीज़ की बात करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस, ठीक है, याद रखना। लाइफ एंड एफिशिएंसी की बात करते हैं, सो किसकी ज़्यादा है लाइफ, सो एलईडीज़, देन सीएफएल, और सबसे कम लाइफ होती है बल्ब की, सबसे ज़्यादा होती है एलईडीज़ की। एलईडी लैंप में जो होता है हम सेमी कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। अगेन सीएफएल लैम्प्स जो होती हैं उसमें मर्करी वेपर एंड फॉस्फोरस का यूज़ होता है। वहीं जो सोडियम लैंप्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के सोडियम लैंप्स होते हैं, यूपीएससी का क्वेश्चन था, ठीक है, सो उसका लिख रखा है मैंने यहाँ। तो सोडियम लैंप में 360 डिग्री लाइट एमिट हो सकती है, और बल्कि एलईडीज़ में कितनी होती है, 180 डिग्री, ठीक है। नाउ एलईडीज़ की बात करते हैं, एलईडी से शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है सोडियम लैंप का, एलईडीज़ का ज़्यादा होता है। वहीं सोडियम लैम्प्स आर मोनोक्रोमेटिक वाइल एलईडी लैम्प्स, ठीक है, एलईडी में आपको डिफरेंट कलर से एडवांटेज मिल जाती हैं, सोडियम लैंप में आपको सिर्फ येलो लाइट ही मिलेगी, याद रखना। फ्लोरोसेंट लैम्प्स हैज़ नोबल गैस एंड मर्क्यूरी गैस, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है, सिंपल। ऐसे ही रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, रो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। फॉर एग्जांपल ये वायर है, ठीक है, सेकंड, और ये वायर है, जैसे सपोज इसका एक एरिया है इस वायर का ए, इसकी एक लेंथ है वो है एल, ठीक है, एंड इस वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो है रो, ठीक है, इसे आर एच ओ कहते हैं, रो, एंड ओम इसकी यूनिट है। वहीं पर इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या है, रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। तो एक बार फॉर्मूला बस ध्यान से रख लेना, ठीक है, बल्कि मैं इसे बैक कर दे रहा हूँ, आप इसे बना लेना एक बार, ओके, जिससे कि बाद में याद आ जाए। ट्रांसफार्मर जो होता है ट्रांसफार्मर जो होता है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन एसी वोल्टेज को यूज़ करता है, देखो। फिर फ़ोन चार्जर जो होता है उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, ठीक है। एसी की बात करते हैं, सो एसी इलेक्ट्रिक मोटर पे रन कर सकता है, यस। ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक पावर, सो ऑब्वियसली। क्या वो हीट अप हो सकता है, यस। क्या वो चार्ज कर सकता है स्टोरेज बैटरी से, नहीं, ठीक है, सिंपल। सो जो एसी यहाँ पर एसी जो है वो एयर कंडीशनिंग की बात नहीं हो रही है, याद रखना। वो जो एसी डीसी करंट होता है ना, ठीक है, उसकी बात हो रही है। फिर एसी करंट को हमें डीसी करंट में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें रेक्टिफायर डिवाइस चाहिए। वहीं पर डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन्वर्टर चाहिए, ठीक है। सो इन्वर्टर देखो, घर में सबके इन्वर्टर होता है। होता क्या है, जो वायर से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो आती है डीसी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वो डीसी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाती है जाकर बैटरी में, ठीक है। बैटरी से वो इलेक्ट्रिसिटी आती है इन्वर्टर में, इन्वर्टर के थ्रू वो जो डीसी करंट था वो एसी करंट में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। नाउ सोलर सेल्स में सिलिकॉन यूज़ होती है, एंड फोटोवोल्टिक सेल्स को हम सोलर सेल्स भी कहते हैं। तो सोलर प्लेट आती है ना, उसी की बात हो रही है। नाउ वी कम्स टू सेकेंड चैप्टर, कंडक्टिविटी, ठीक है। जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ई माइनस इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए वो कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर मीन्स व्हाट, जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट कंडक्ट कर सके, ठीक है। कंडक्टर से मतलब क्या है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, जस्ट सपोज ये कॉपर वायर है, एंड जस्ट सपोज ये एक थ्रेड है, रस्सी का बना हुआ एक थ्रेड, रस्सी कह लो या फिर इसे कह लो धागा कह लो, सिंपल,
तो यार हद है। एक कॉपर वायर है या फिर एक थ्रेड है, ठीक है, सिंपल। नाउ अगर मैं यहाँ से एनर्जी इनपुट दूंगा, यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी कब पहुँचेगी? क्या वो कॉपर वायर में पहुँचेगी या थ्रेड पे पहुँचेगी? तो ऑब्वियसली वो कॉपर वायर में पहुँचेगी। एंड कॉपर वायर ही फिर क्या होगा, एक कंडक्टर, एज अ कंडक्टर यूज़ होगा। थ्रेड कंडक्टर नहीं होता, इंसुलेटर होता है। सो इसीलिए कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह से पास कराते हैं। ओके, एंड दे ऑफर लो रेजिस्टिविटी। सिंपल। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICT, इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज़्यादा सिल्वर, देन सबसे कम आयरन, बीच में कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, कॉपर की बात करते हैं, इट इज़ बेटर कंडक्टर देन आयरन, ये आप देख सकते हो। बैड हीट कंडक्टर देन आयरन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स की बात करते हैं तो कॉपर ज़्यादा अच्छा होता है आयरन से, बट अगर हीट की बात करते हैं तो आयरन ज़्यादा अच्छा होता है कॉपर से। ओके, नाउ एज अ रिजल्ट लॉस ऑफ एनर्जी इन कॉपर। ओके, नाउ नॉट नेसेसरली इजीली ऑक्सीडाइज होता है वो, वेयर एज आयरन जो होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज होकर रस्टेड हो जाती है, जंग लग जाती है उस पर। फिर सुपर कंडक्टर्स है ज़ीरो परमेबिलिटी, सो मैक्सिमम एफिशिएंसी रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर्स पे रहती है। एंड मैक्सिमम टेम्परेचर रिटेन्ड बाय एनी सुपर कंडक्टर एट 250 to 260 केल्विन, नॉट सेल्सियस, केल्विन। वहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट बात, सेमी कंडक्टर्स से रिलेटेड, सेमी कंडक्टर्स कुछ एग्जांपल्स हैं वो समझ लो। जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये एनसीईआरटीज़ में दिए हुए एग्जांपल है। 10th की एनसीईआरटी मिल जाएंगे या 12th की एनसीईआरटी, सॉरी 12th की एनसीईआरटी मिल जाते हैं ये एग्जांपल्स। बट याद रखना क्वार्ट्ज या सेरेमिक, QUARTZ, दीज आर नॉट सेमी कंडक्टर्स। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन हैं। ये आरओ के एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछा गया है, ठीक है, यूपीपीसीएस ने भी रिपीटेडली पूछा है, याद रखना। दूसरा, सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो 0 केल्विन पर क्या होती है, ज़ीरो केल्विन को हम बोलते हैं एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, जहाँ पर कुछ भी सब कुछ जमा होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स बिहेव लाइक परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी कि 0 केल्विन। नाउ टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। इलेक्ट्रिक कंडक्शन की बात करते हैं, वो कहाँ टेक प्लेस करती है, इलेक्ट्रॉन्स में एंड होल्स में। सेमी कंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ा होगा अगर उसमें, तो मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है या सब्सटेंस है, एटम, कुछ भी कह लो। सो उसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, एक बेसिक समझा रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है बट बेसिक समझा रहा हूँ। एंड इसमें जो बाकी जो ऐसे रीजन बचा हुआ है ना, ये वाला, इसको आप कह सकते हो वैकेंसी है या होल्स कह सकते हो इसे। ठीक है, इसी को हम वैलेंस बॉन्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, जो अभी तक फील्ड नहीं है बट खाली बैठे हैं। ठीक है, सो होता क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स होता है वो होल में जंप करता है। ठीक है, एंड जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो इस वाली जगह पर आएगा, तीसरा वाला होगा वो उसकी जगह पर जाएगा। सो ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी की थ्रू पास होते रहती है। सो वही बात हो रही है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो होता है वो कैसे होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वजह से होता है। ठीक है, जस्ट बेसिक अगर मैं फिर से समझाऊं तो जस्ट सपोज करो आपने वो एक चेयर वाला गेम खेला होगा जहाँ पर ये 4 चेयर हैं या 5 चेयर हैं और ये 6 बच्चे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं इसके आसपास। होगा क्या, 5 ही तो बैठ पाएंगे। ओके, एक आगे चले जाएगा, फिर एक सीट आगे बढ़ जाएगी। सो सिमिलर वे में क्या है कि ये 4 वैलेंसी हैं। ठीक है, और ये मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, या फिर एक लाइन्स मान लें हम, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 सीट है, इन 4 सीट पे 4 बच्चों को बैठाना है। ठीक है, यहाँ एक लाइन बैठेगी। सो अगर ये बच्चा यहाँ बैठेगा, ये मान लो ये 4 यहाँ बैठ गए,
ठीक है। फिर ये आगे बढ़ गया, ये आउट हो गया, देन ये वाला इसकी जगह आ गया, देन ये वाला इसकी जगह आ गया, ये वाला इसकी जगह और ये वाला इसकी जगह। सिमिलरली ये यहाँ पर आ गया अभी, ठीक है। ऐसे ये चीज़ आगे बढ़ेगी। तो होल्स का यानी कि सीट का, खाली जगह का भी उतना ही महत्व है, और जो बच्चे हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका भी उतना ही महत्व है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। सिंपल। न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है। फिजन क्या है? न्यूक्लियस ऑफ एटम स्प्लिट्स इन स्मॉलर पार्ट्स। फिजन मीन्स क्या? ब्रेक होना। जैसे कि कोई एटम है, उसमें कट टुकड़े हो गए, सो ये एटम अब क्या 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सिंपल, ओके। सो ये क्या है, जो न्यूक्लियस है वो स्प्लिट हो गया अलग अलग पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स में। स्टार्स या सन की अगर बात करते हैं, दे ऑब्टेन द एनर्जी वाया न्यूक्लियर फ्यूजन नॉट फिजन। फ्यूजन क्या है? फ्यूजन मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स थे, उनका हमने बॉम्बार्डमेंट करवाया, एक दूसरे से मिलाया और वो बिगर पार्ट बन गए, तो वो एक एनर्जी बनी, ठीक है। पहला इनका जो एनर्जी जहाँ से जनरेट करते हैं, लेते हैं, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन, और दूसरा क्या है? ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सिंपल, दोनों याद रखना है, ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्यूजन। नाउ हाइड्रोजन का फ्यूजन अगर आप करवाओगे तो वो क्या बन जाता है? हीलियम। ये याद रखना, आरओ में आ चुका था, आरओ में या यूपीपीसीएस ने पूछा। न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ मॉलिक्यूलर फर्नेस, ठीक है। एक टर्म है, यूज़ होता है मॉलिक्यूलर फर्नेस, मतलब भट्टी वट्टी कह सकते हो, जहाँ पर जैसे ईंट की भट्टी होती है वैसे ही कुछ है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की बात करते हैं। देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन की बात नहीं हो रही है, या फ्यूजन की बात हो रही है, याद रखना। इसमें टोकामक डिज़ाइन होती है, यूपीएससी का क्वेश्चन था, वहाँ से उठाया मैंने ये। दे ऑपरेट एट वेरी हाई टेम्परेचर। प्रिंसिपल ऑफ फिजन ऑफ हैवी न्यूक्लियर नहीं होता बेसिकली। थर्ड जो स्टेटमेंट थी यूपीएससी ने दे रखी थी, वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से था। इसमें थर्ड स्टेटमेंट थी आप, प्रिंसिपल ऑफ फिजन FI ऑफ हैवी न्यूक्लियर। तो अब जस्ट ये समझो कि क्वेश्चन पूछ रहा है फ्यूजन के बारे में, एंड स्टेटमेंट में दे रखा है फिजन। और अगर कोई बंदा इसको एलिमिनेट कर पाता है तो यहीं से वो सीधे इन 2 ऑप्शन पे पहुंच जाएगा, 1 और 2 आर करेक्ट। सो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चंस भी इस तरीके से पुटअप होते हैं कि आप अपने माइंडसेट के साथ कितना खेल पा रहे हो, ठीक है। नाउ nuclear reactor and bombs works on chain reaction process to produce energy, but in reactor the reaction RXN means reaction is moderated and controlled for peaceful purposes। देखो, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर होगा या बॉम्ब होगा, उसमें होगा क्या, चाहे फिजन रिएक्टर हो चाहे फ्यूजन रिएक्टर हो। अगर हम फ्यूजन की बात करते हैं तो कोई भी ऐसे 2 अलग एटम्स हैं, उनका हमने आपस में मिलाया यानी बॉम्बार्डमेंट करवाया, उनको मिलाने से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो यहीं पर रुकेगी थोड़ा ना, उन्हें तो हम बार बार मिलाते रहेंगे, ठीक है। कभी दूसरे से मिलाएंगे, तीसरे से मिलाएंगे, चौथे से मिलाएंगे, 5वें से मिलाएंगे, 6ठे से मिलाएंगे। सिमिलर वे में अगर कोई न्यूक्लियर फिजन वाला है, फिजन वाले में क्या होगा, हम उसे स्प्लिट करेंगे, एक बार स्प्लिट कर दिया, दूसरी बार कर दिया, तीसरी बार कर दिया। सो इट इज़ लाइक ऑफ कि मतलब इन दोनों रिएक्शन प्रोसेस में वो क्या है, एक चेन है, चेन की तरह काम कर रहा है। सो nuclear reactor and bombs works on the process of nuclear chain reaction to produce energy, but अब क्योंकि बॉम्ब है, बॉम्ब में तो भाई हमें धमाका करना है बड़े से बड़ा, ठीक है। जैसे सपोज करो एक शहर उड़ाना है, उसके लिए हम कंट्रोल थोड़ा ना करेंगे कि मतलब कि इतना ही करो, इतना ही बॉम्बार्डमेंट करो। बट जब हम रिएक्टर्स की बात करते हैं, वो एक पीसफुल पर्पस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए होता है, ठीक है। उसका कंस्ट्रक्टिव पर्पस होता है, इसीलिए जो रिएक्शन होगा वो थोड़ा मॉडरेट एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होगा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल्ड रॉड्स, ठीक है, याद रखना। नाउ रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, ओके। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, अनस्टेबल है एटॉमिक न्यूक्लियस लूजेस एनर्जी बाय रेडिएशन, ठीक है। अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस आर रिलीज रेडियो एक्टिविटी में। हाइड्रोजन बॉम्ब्स जो होते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन बनते हैं, फ्यूजन, ठीक है।
ना, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, याद रखना। मोनाजाइट, ठीक है, बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन था बट मेरा गलती से गलत हो गया था। सो मोनाजाइट इट्स अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल, ठीक है, यस। इट कंटेन्स थोरियम, यस, एंड कैन बी प्रोसेस्ड एक्सपोर्टेड बाय ओनली बाय गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया, यस, ठीक है। बट मोनाजाइट की बात करते हैं, इसमें 12.73 मिलियन टन्स, ठीक है, मोनाजाइट है, उस वहीं से थोरियम मिलता है हमें, ठीक है। मतलब मोनाजाइट से ही हम एक्सट्रैक्ट करके हम थोरियम निकालते हैं, याद रखना। थोरियम क्या है, एक न्यूक्लियर सब्सटेंस है। फिर न्यूक्लियर फ्यूल की बात करते हैं तो थोरियम मैंने भी बात की। इट्स अबेंडेंट प्रेजेंस इन इंडिया, अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल है, 12.73 मिलियन टन्स में अवेलेबल है, ठीक है। दूसरे न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं अलग अलग, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, रेडियम है, मोनाजाइट है, याद रखना। कैल्शियम हो गया, क्रोमियम हो गया, कैडमियम हो गया, हीलियम हो गया, वेनेडियम हो गया, VANADIUM, वेनेडियम हो गया, हीलियम हो, ये सब इनमें से कोई भी न्यूक्लियर फ्यूल नहीं है। देखो, इसको लिखने का मतलब क्या था कि आई थिंक इन यूपीएससी और इन यूपीपीसीएस उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि क्या इनमें से कौन कौन से न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं, और ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने ये लिखा था। नाउ थोरियम की बात करते हैं। अभी हमने देखा 12.73 मिलियन टन्स इसके रिजर्व हैं इंडिया में, तो लार्ज रिजर्व्स हैं इंडिया में। यूरेनियम के कंपैरिजन की बात करते हैं तो थोरियम थोड़ा कम हार्मफुल है एंड जनरेट्स मोर एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल यूरेनियम, ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड की बात करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन रिएक्टर्स, ओके। एटॉमिक बॉम्ब का फिजन होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब में फ्यूजन होता है, याद रखना। एटॉमिक बॉम्ब में हम क्या करते हैं, फिजन कराते हैं, एंड हाइड्रोजन बॉम्ब में फ्यूजन कराते हैं। देखो, हाइड्रोजन बॉम्ब्स किसने निकाला था, फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब कौन है, एडवर्ड टेलर, ठीक है। एनरिच्ड यूरेनियम क्या है, इट्स ए नेचुरल यूरेनियम इन विच रेडियो एक्टिव यूरेनियम 235 आइसोटोप इज आर्टिफिशियली इंक्रीज्ड। नाउ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम का अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है, लेड, ठीक है, याद रखना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, सो जो भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर 80 से ज़्यादा है, पहली बात, ठीक है। 2 एक्सेप्शन है इसके, टेक्नेटियम एंड प्रोमेटियम, ठीक है, 2 एक्सेप्शन हैं इसके, इनका 80 से कम है, बाकियों का 80 से ज़्यादा है एटॉमिक नंबर। जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर इन दोनों का बेसिकली 80 से कम है। फिर एस्टेटाइन एंड फ्रेंशियम, ये दोनों भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं, जो कि ऊपर नहीं लिखे थे तो इसलिए मैंने यहाँ पर इन्हें मेंशन कर दिया। ट्रिटियम जो है, इट्स अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये भी सही है। रिएक्टर्स में यूज़ होने वाला यूरेनियम कौन सा है, सो U235 एंड U238, ठीक है। नाउ इंडिया का पहला प्लांट कहाँ बना, तारापुर, 1969 महाराष्ट्र, तारापुर, ठीक है। ध्रुवा, पूर्णिमा और सिरस जो है इंडिया के रिसर्च रिएक्टर्स हैं। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट है, रिसर्च इंस्टॉलेशन है कहाँ पर, सो बेसिकली तमिलनाडु में। एंड इसी की तरह मैप्स है, यानी मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, IGCAR यानी इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये तीनों कहाँ पर है, तमिलनाडु में। नाउ कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात करते हैं। सो इसमें जो फ्यूल यूज़ होता है वो प्लूटोनियम और यूरेनियम ऑक्साइड को मिला के यूज़ होता है, यूरेनियम डायरेक्ट यूज़ नहीं होता। फिर कूलेंट जो यूज़ होता है वो लिक्विड सोडियम है, एंड 200 मेगावाट प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये। IGCAR इंदिरा गांधी अभी हमने देखा था, उसमें कलपक्कम। नाउ यहाँ से RO के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पार्ट है ना, ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे डिट्टो रट लेना, ठीक है।
सो जस्ट हमने देखा कि कलपक्कम में ही क्या है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है, ठीक है, कहाँ, कलपक्कम तमिलनाडु में। फिर एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेटरी एंड रिसर्च कहाँ पर है, हैदराबाद में। हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, प्रयागराज में। फिर शाह इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है, कोलकाता में। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, झारखंड। हैवी वाटर बोर्ड मुंबई का ट्रॉम्बॉय। इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई, फिर ट्रॉम्बॉय, मतलब मुंबई में भी कहाँ, ट्रॉम्बॉय आइलैंड में। इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड कहाँ है, सेम मुंबई। फिर काकरापुरा प्लांट जो है गुजरात में। नरोरा प्लांट कहाँ है, यूपी के बुलंदशहर में, बुलंदशहर। ट्रोम्बॉय प्लांट कहाँ है, महाराष्ट्र मुंबई। मैड्रास कलपक्कम। कायगा कर्नाटका। राजस्थान रावत भट्टा राजस्थान, बेसिकली राजस्थान प्लांट कहाँ पर है, कोटा के रावत भट्टा में। फिर कुंडलकुलम जो प्लांट है वो कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखना है। और ये भी पूछा था कौन सा प्लांट ऐसा है जो सीस्मिक जोन 4 में था। सो जो नरोरा वाला है जो यूपी का, वो सीस्मिक जोन 4 में है। मैड्रास वाला सीस्मिक जोन 2 में है। एंड कायगा वाला जो है सीस्मिक जोन 3 में है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट और बातें, जो हमने हैवी वाटर की बात कर दी थी, उसका फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रॉन्स की जो बॉम्बार्डमेंट होता है उन सबकी स्पीड को स्लो करना एंड एक्ट एज अ मॉडरेटर। मॉडरेटर के अदर एग्जांपल जैसे लाइट या नॉर्मल पानी यूज़ कर सकते हो, ग्रेफाइट यूज़ कर सकते हैं, या बेरिलियम ऑक्साइड की रॉड यूज़ कर सकते हैं। फिर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होते हैं, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फिजन, FI। ओके, नाउ फिजन की बात होती है, सो फिजाइल मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि ज़्यादा तेज जलते हैं, ठीक है। कुंडलकुलम की बात करते हैं, हाईएस्ट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इसकी। एंड द परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, टोटल एनर्जी जनरेशन की कितनी है, 1.65। मतलब अगर 100 वॉट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इंडिया में टोटल, ठीक है, सो सिर्फ 1.65 वॉट एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है, न्यूक्लियर प्लांट से, ठीक है, याद रखना। पोखरन की बात करते हैं, पोखरन 1974 में पहला वाला हुआ था एक्सपेरिमेंट, उसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। एंड 1998 में जो हुआ था, शक्ति नाम था। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, नो पहले मतलब फर्स्ट अपने आप से हम यूज़ नहीं करेंगे, दूसरे क्या है, यूनिलेटरल इसका है मेथड, तीसरा क्या है, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस। ये 3 डॉक्ट्रिन्स हैं इंडिया के, एक बार देख लेना क्योंकि ऑप्शंस में आएगा तो सही रहेगा, बाकी इसके चांस नहीं है आने के, याद रखना। ITER इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर टू बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स इन पावर जनरेशन, इंडिया इसका पार्ट है और लोकेशन कहाँ पर, फ्रांस में। न्यूक्लियर प्लॉरिफरेशन ट्रीटी की बात करते हैं, 1970 में साइन हुई थी। 2 टाइप्स ऑफ स्टेट हैं इसमें, इसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट। न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट के मतलब जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। कौन से स्टेट हैं वो, US, रशिया, चाइना, फ्रांस, UK, ठीक है। ये वही हैं जो UN में वीटो लिए बैठे हैं, ठीक है। नाउ इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान ने इसको साइन नहीं करा है। इसका रीज़न क्या था, क्योंकि इन्होंने बाकी सबको कह दिया कि आप न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं कर सकते, रख नहीं सकते, बट सिर्फ ये 5 रख सकते हैं, जो कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है। इसीलिए इंडिया इन सब ने देशों ने, इन 5 देशों ने मना कर दिया। न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप की बात करते हैं, 48 कंट्रीज है 1974 में, विल हैव एक्सेस टू लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंक्लूड न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट, ठीक है, और इंडिया इसका पार्ट नहीं है। फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करते हैं, एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं, इंक्रीज द IEA's क्रेडिबिलिटी टू वेरीफाइबल पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। बेसिकली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन एजेंसी का काम ये है कि वो ये वेरीफाई करें एक तरीके से कि जो भी अब न्यूक्लियर मटेरियल्स कोई भी देश बना रहा है उसका पीसफुल ही यूज़ हो, ठीक है, कल को नागासाकी या हिरोशिमा की तरह कोई बम किसी पे फेंक ना दे, ठीक है। सिविलियन यूज़ हो सकता है, मिलिट्री यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ इंडिया के 22 में से 14 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इसके अंडर आते हैं, ओके।
इंडिया रशिया की डील हुई थी 2018 में। एक्शन प्लान टू प्रायोरिटाइज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट एरियाज इन न्यूक्लियर फील्ड। नाउ देखो इसमें बहुत कुछ बताया मैंने, ठीक है। सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रख लेना, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है। यूएन की जो वीटो वाले देश हैं उनको उन्होंने पावर दे दी है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हो, बाकी वेपन्स नहीं रख सकते, इसलिए इंडिया ने साइन नहीं करा है। एंड 1970 में हुआ था। फिर ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस। एंड लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये वाली जो पेज है, ये वाला जो हिस्सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर फॉर आरओ एंड यूपीपीसीएस, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादातर वो मैप बेस्ड पूछते हैं मैचिंग कराने में, तो याद रखना। सो फिज़िक्स के 3 पार्ट अभी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और बेसिकली वीडियो देने में ज़रूर देरी होगी, बट जो कंटेंट था वो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका था आपके टेलीग्राम चैनल पर ऑलमोस्ट 15 दिन पहले, या शायद 10 दिन पहले, इफ़ आई एम करेक्ट। सो अब कल कोशिश रहेगी मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर दूं कैसे भी करके, और ताकि हम 15 तारीख तक जो भी करंट अफेयर्स हैं अप्रैल वाले, एटलीस्ट वो सारे कवर कर लेंगे। एंड जो मेरी कोशिश है वो ये है कि इस मंथ के एंड तक जो यूपी स्पेशल जो मैं कराने जा रहा हूँ अपने तरीके से, जिस तरीके से शायद किसी ने कराया होगा यूट्यूब पर, विद ट्रिक्स, विद मैप बेस्ड अप्रोच, ठीक है, वो ओपन करेंगे इसी पे सब। उसके नोट्स जब मेरा कज़न बना देगा तो उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। एंड प्लीज़ एक काम था, कोई भी बागपत से अगर हो तो एक बार ज़रूर मुझे डीएम कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।